हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सेक्शन 133(6) के जो बोगस रिफंड के नोटिस आए हुए थे उसका मैंने आपको बताया था कि आपको ITR यू फाइल करनी है और उसका रिप्लाई सबमिट करना है एज विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ITR यू फाइल करने के बाद भी गवर्नमेंट को लगे कि कुछ गड़बड़ है और वो आपको फर्दर नोटिस दे सकती है? तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से CA रोहित विश्नोई और आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग केस। सो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि अभी एक केस ऐसा ही हुआ है, हमने ITR यू फाइल करा, उसमें डिपार्टमेंट ने हमें फर्दर नोटिस दे दिया। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो हमारा सेक्शन 133(6) का नोटिस आया था, इसके रिप्लाई में हमने क्या करा था, ITR यू फाइल कर दी थी प्लस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाकर इसका हमने रिप्लाई कर दिया था। बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमने ITR यू में फिर से कोई डिडक्शंस ली हैं या कोई डिडक्शन नहीं हटाई और हमने उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पर सबमिट नहीं करा, तो वो हमें फर्दर नोटिस दे सकती है। ऐसा ही एक नोटिस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए पहले मैं ले चलता हूँ आपको नोटिस की तरफ। ये देखिए, रिमाइंडर फॉर कंप्लायंस टू नोटिस अंडर सेक्शन 136 रिमाइंडर। ये विशाखापट्टनम का है। ये आपका 11 जुलाई, आपने कंप्लायंस कब करा था? 11 जुलाई 2023 को। तो इस कंप्लायंस के रेफर में उन्होंने क्या भेजा है हमें कि इन रेस्पॉन्स टू दिस ऑफिस लेटर अंडर रेफरेंस टू यू हैव फाइल्ड रिप्लाई ऑन 11 जुलाई को हमने रिप्लाई सबमिट कर दिया। आपका रिप्लाई कंसिडर्ड हुआ। इट इज नोटिस दैट यू हैव फाइल्ड, हमने ITR यू फाइल करी ऑन 11 विद द फॉलोइंग क्लेम्स। हमने 10(5) में 41,000 क्लेम करा, 10(13) में 1 लाख, 80C में 1.5 लाख और 80D में 74,880। अब देखिए, जो हमने ITR यू में हमने फाइल करे होंगे तो इसका प्रॉपर एविडेंस हमारे पास होना चाहिए और ये मैच भी होना चाहिए एज पर द जो भी हमने डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को दी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्वेरी लगाई है वो समझ लेते हैं एक बार। यू हैव नॉट फर्निश्ड एनी प्रूफ लाइक रेंट रिसिप्ट एक्सेट्रा फॉर योर क्लेम अंडर सेक्शन 10(13) है। मतलब हमने जो HRA क्लेम कराया उसकी हमने कोई रेंट स्लिप सबमिट नहीं करी है। एज पर फॉर्म 16 इशूड बाय एम्प्लॉयर योर क्लेम शुड बी 42,140। भाई ये कह रहे हैं कि फॉर्म 16 में जो HRA की रिडक्शन थी वो 42,140 थी, बट आपने 1 लाख रुपए क्लेम कर लिया तो आपको रेंट स्लिप उसकी सबमिट करनी चाहिए थी। मोर ओवर देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी। यहाँ पर क्या आया? Moreover, there is a discrepancy between Form 16 and rental agreement produced by you regarding the name of landlord and address of the house, and rent is 9,500 as per the agreement, which means it is rupees 1,45,000। अब इन्होंने क्या कहा, जो हमने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन में दिया था और जो एक्चुअल में है उसमें दोनों में डिफरेंस पाया गया। 9,500 पर मंथ के हिसाब से 1,14,000 रुपये होता है और आपने 1 लाख रुपए क्लेम कर लिया, ये गलत है। हेंस रेंट एंड सैलरी स्लिप शैल बी फर्निश्ड। उन्होंने क्या मांगा? सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप क्यों मांगी है? क्योंकि उसमें आपका बेसिक सैलरी HRA का कंपोनेंट आ रहा होगा। रेंट स्लिप इसलिए मांगी कि आपने कितना रेंट पे करा है। यहाँ पर ये बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं अगर आपने बैंक के थ्रू पे करा हो तो। अगर आपने बैंक के थ्रू पे नहीं करा और आप ये प्रूव कर देते हैं कि कैश में आपने दिया है तो वो भी जस्टिफाइबल है। सेकेंड, इन्होंने क्या पूछा है? इन रेस्पेक्ट ऑफ योर क्लेम अंडर सेक्शन 80D। 80D में आपने क्लेम करा 74,880। A medical bill of rupees 57,730 was furnished. Bill is in the name of Sri Puna Ramachandru. You have not furnished any proof regarding, भाई आपने 74,000 रुपये खर्चा करा बट आपने कोई प्रूफ सबमिट नहीं करा है कि जिस बंदे पर आपने खर्चा करा वो डिपेंडेंट है और सीनियर सिटीजन है, क्योंकि जो मेडिकल एक्सपेंडिचर की छूट मिलती है वो सीनियर सिटीजन्स को मिलती है। यू आर साइलेंट ऑफ रुपीज 17,150। इसके लिए आप साइलेंट है तो इसके लिए भी आपको प्रूफ सबमिट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या इन्होंने गलती करी है, जो फॉर्म 16 और जो हमने ITR यू फाइल करा, आई थिंक अगर वो मैच होगा तो फर्दर नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे केसेस करे हैं और जो हम केस करते हैं वो एक बार दिखाते हैं लोगों को कि भाई आप एक बार चेक कर लीजिए, इसके आप देख लीजिए सपोर्टिंग एविडेंस है या नहीं। अगर सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है आपके पास तो आपको एज पर फॉर्म 16 अपनी रिटर्न फाइल करनी है और फॉर्म 16 ही प्रूफ के तौर पर अपना रिप्लाई में सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपका एक तो डिस्क्रिपेंसी आ गई। यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हुई। एक तो आपकी डिस्क्रिपेंसी आ गई फॉर्म 16 में और ITR यू में।
और आप इस डिस्क्रिपेंसी को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे HRA में आपका फॉर्म 16 में कम है, अगर आप एक्सेस क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए। सेकंड, अगर आप 80D में क्लेम कर रहे हैं तो 80D के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए और आपको ITR-U के साथ ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करने हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या होगी। अब उन्होंने कहा कि आप अपनी ITR अपडेट करिए, बट ITR-U क्या है, रिवाइज नहीं हो सकती, कैन नॉट बी रिवाइज्ड। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से रिकैलकुलेट कर सकते हैं टैक्स, और जो भी टैक्स बनेगा वो हम चालान के थ्रू पे कर सकते हैं। दैट्स इट। इस केस में केवल क्या हो सकता है, हम चालान जमा करा सकते हैं गवर्नमेंट के खाते में, क्योंकि ITR-U फर्निश नहीं हो सकती दोबारा, बट जो डिफरेंस है वो जमा हो सकता है। बट यहाँ पर आपने खुद मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करी है। जब गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया ITR-U का, तो ITR-U में आप फर्दर नए मतलब वो चीज़ें क्यों ले रहे हैं, उन्हें भी आपको छोड़ना है। देखिए अगर यहाँ पर 80D में बिल्कुल प्रॉपर लेते, HRA बिल्कुल प्रॉपर लेते, तो ये वाली प्रॉब्लम ही नहीं आती और कोई नोटिस भी आपके पास नहीं आता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप ITR-U फाइल कर रहे हैं सेक्शन 133(6) के नोटिस, तो एज पर फॉर्म 16 करिए और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं उसके हिसाब से करिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके उसके बाद रिप्लाई फर्निश करिए, सो दैट इस तरह की प्रॉब्लम ना आ पाए। ये मेरा पहला मतलब, मैंने बहुत सारे केस सबमिट करे हैं, बट इस केस में ऐसा हुआ है क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि एम्प्लॉय ने क्या HRA डिडक्शन क्लेम करी, और मैंने एम्प्लॉय से चेक भी कराया, उसने कहा ठीक है सर आप कर दीजिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ना हो। तो जिन लोगों के नए नोटिस आ रहे हैं, जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं करा, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि रिप्लाई जो भी करें एज पर फॉर्म 16 प्लस अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग ही करें, अदरवाइज फर्दर नोटिस आ सकता है। और फर्दर अगर आपका नोटिस आता है तो ITR-U दोबारा फाइल नहीं हो सकती, तो केवल आप चालान ही जमा करा सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही जब ITR-U फाइल करें तो सारी चीज़ें ले लें, सो दैट फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आई थिंक बहुत यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो इस तरह से अपने नोटिस का रिप्लाई बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस से करें। अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्रॉपर कंसल्टेंट की हेल्प लें, सो दैट आपके फर्दर नोटिस ना आए। तो ये एक छोटी सी वीडियो, मैं चाहूँगा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जो पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो ये खुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।